अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज बिज़नेस रिसर्च मेथड्स के हवाले से हम जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिटरेचर सर्वे का। लिटरेचर सर्वे का ये सेकंड लेक्चर है। इससे प्रीवियस जो लेक्चर मैंने आपको लिटरेचर सर्वे का अपलोड किया था, सेंड किया था, उसके बारे में आपको फुल अंडरस्टैंडिंग अगर होगी तो आज का लेक्चर आप समझ सकेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था कि लिटरेचर सर्वे किस तरह किया जाता है, किस तरह आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, किस तरह आप सर्च आउट करते हैं रेलेवेंट मटेरियल को, पब्लिश और अनपब्लिश मटेरियल को, फिर उसे किस तरह लिखा जाता है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि रीफ्रेज किया जाता है कि आप डिफरेंट रिसर्च पेपर्स को पढ़ते हैं, आर्टिकल्स को पढ़ते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं, डिफरेंट वेबसाइट, डिफरेंट पब्लिश और अनपब्लिश मटेरियल को पढ़कर आप उसे अपनी रिसर्च में, अपने रिसर्च पेपर में, लिटरेचर सर्वे में लिखते हैं, लेकिन उसे रीफ्रेज करके लिखते हैं। और हर जो मटेरियल आप दूसरों के रिसर्च पेपर से, बुक से या आर्टिकल से आप नोट करते हैं, लिखते हैं, उसे आप रीफ्रेज कर देते हैं, उसका रेफरेंस लिख देते हैं साथ। तो आज हम उसी लिटरेचर सर्वे के बारे में, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको प्रैक्टिकली बताया था, उसके बारे में हम अब रीड आउट करते हैं। तो लिटरेचर सर्वे क्या है? द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रेलेवेंट पब्लिश एंड अनपब्लिश वर्क फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज का मतलब ये होता है जी कि ये फर्स्ट हैंड डाटा आप कलेक्ट नहीं कर रहे होते, ये ऑलरेडी लोगों ने डाटा कलेक्ट किया होता है, आप उससे उस रेलेवेंट डाटा को यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च में, तो इसलिए इसको कहते हैं ये सेकेंडरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स का मतलब होता है जी, प्राइमरी सोर्स का मतलब है कि आप खुद फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्ट करें, जबकि सेकेंडरी सोर्स का मतलब है आप लोगों का कलेक्ट किया हुआ डाटा यूज़ करें, सेकेंडरी सोर्स। तो रीज़न फॉर लिटरेचर क्या है? इफेक्टिव लिटरेचर सर्वे लीड्स टू द कम्प्रीहेंसिव थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। जो फोर्थ स्टेप है ना रिसर्च का, आप जानते हैं हम अभी सेकेंड स्टेप पढ़ रहे हैं रिसर्च का, प्रीलिमिनरी डाटा कलेक्शन, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने पहले पढ़ा, फिर उसके सेकेंड पार्ट था लिटरेचर सर्वे, वो हम पढ़ रहे हैं। लिटरेचर सर्वे का भी ये सेकंड पार्ट है, सेकंड लेक्चर है। तो जब तक आप अच्छा लिटरेचर सर्वे नहीं करेंगे तब तक आप अच्छा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं बना सकते। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है जी कि आपने अपनी जो रिसर्च है, जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिसके बारे में आप जो है वो स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, उसमें जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं उनका रिलेशनशिप होता है कि पता चले भी कौन सी एक्चुअल प्रॉब्लम है, कौन सी उसकी कॉजेज़ हैं, सिम्टम्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। इंशाअल्लाह हम फोर्थ स्टेप में जाकर पढ़ेंगे। बहरहाल सिंपल वर्ड्स में इस लाइन का मतलब ये है जी कि जब तक आप ये वाला स्टेप ठीक नहीं करेंगे ना तो नेक्स्ट स्टेप्स ठीक नहीं होंगे। यहाँ पर ही ख़राबी होगी लिटरेचर सर्वे ही, अगर आप कंप्रीहेंसिवली या अगर आप ऑनेस्टली लिटरेचर सर्वे नहीं करेंगे, डिटेल्ड एफर्ट्स के साथ लिटरेचर सर्वे नहीं करेंगे, तो आपके नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं वो आपको मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं देंगे और अल्टीमेटली आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो सकेगी। एन इफेक्टिव लिटरेचर सर्वे लीड्स टू द कम्प्रीहेंसिव थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब लिटरेचर सर्वे, अ गुड लिटरेचर सर्वे हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम देखते हैं जी कंडक्टिंग अ लिटरेचर सर्वे। लिटरेचर सर्वे किस तरह किया जाता है? अगर आपने प्रीवियस लेक्चर वॉच किया हो तो आपके लिए लेक्चर को समझना आसान होगा, अगर प्रीवियस लेक्चर वॉच नहीं किया तो फिर बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करना। जैसा कि मैंने आपको लिटरेचर सर्वे कंडक्ट करने का तरीका बताया कि आप पहले ऑनलाइन सर्च करते हैं, गूगल स्कॉलर पर, जैसे मैंने बताया, इस तरह डिफरेंट जो है वो सर्च इंजन्स हैं जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट डाटा बेसिस हैं जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप वहाँ से अपनी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड डाटा जो है वो गैदर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि गूगल स्कॉलर पर आप जाएंगे और वहाँ जाकर आपने टॉपिक लिखना है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट लिखना है, उससे रिलेटेड आपको डिफरेंट रिसर्च पेपर्स मिल जाते हैं। अब सब आपसे रिलेटेड नहीं होते। फॉर एग्जांपल हमने 5-6 देखें, ये कितने ज़्यादा पेपर्स हैं, उसके बाद आप सेकंड पर चले जाएँ, थर्ड पर चले जाएँ, फॉलो करें, आपको कई सोर्सेज मिलेंगे, कई रिसर्च पेपर्स मिलेंगे, कई वेबसाइट्स मिलेंगी। अब आपने लोकेट करना है कि आपसे रिलेटेड कौन सा है। फॉलो करें, देखें अब ये फिर ये सोर्सेज आ गए हैं सारे, ये PDF है, ये भी PDF फॉर्म में है, इस तरह देखें डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो अवेलेबल हैं। अब आपने डिसाइड करना है भाई आपसे रिलेटेड कौन सा है। फॉलो करें जी बात कि आपसे रिलेटेड कौन सा। तो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग द रेलेवेंट सोर्सेज। पहले आइडेंटिफाई करें रेलेवेंट सोर्सेज कौन से होंगे।
जिनसे आप डाटा गैदर करेंगे, जो आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफ़िल करेंगी। फिर आप उन्हें ओपन करेंगे और फिर एक्सट्रैक्ट द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को निकाल लेंगे। निकाल कर जैसे मैंने बताया ना कि आप उसको लिख लेते हैं, लेकिन एज इट इज़ नहीं लिखते अपने रिसर्च पेपर में, उसको रीफ्रेज करके लिखते हैं। तो ये थर्ड स्टेप है राइटिंग ऑफ द लिटरेचर। वो जो आपने डाटा एक्सट्रैक्ट किया था ना कि ये हमसे रिलेटेड है, आप उसको हाईलाइट करते जाते हैं साथ साथ। फिर जब आप अपना लिटरेचर लिखना शुरू करते हैं तो आप उनको राइटिंग अब आप उसको अपने रिसर्च पेपर में लिखते हैं रीफ्रेज करके और रेफरेंसेस देके। ये 3 स्टेप्स हैं जी। सबसे पहले रेलेवेंट सोर्स को आइडेंटिफाई करना, फिर रेलेवेंट सोर्स को पढ़ने के बाद आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें जो मटेरियल है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको एक्सट्रैक्ट करना, और फिर अल्टीमेटली थर्ड स्टेप में आपने लिटरेचर लिखना शुरू कर देना है। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है जी कंडक्टिंग द लिटरेचर सर्वे। द फर्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द आइडेंटिफाइंग द वेरियस पब्लिश एंड अनपब्लिश मटेरियल। आइडेंटिफाई करना, जैसा कि मैंने बताया कि आपके लिए बड़ा आसान है जी। आप गूगल पर लिखेंगे तो ये देखें कितने ज़्यादा सोर्सेज आ जाएंगे, इसमें से आइडेंटिफाई कर लें कि आपसे रिलेटेड है। आपको ये हेडिंग से पता चल जाएगा, ओपन करके एक्सट्रैक्ट से पता चल जाएगा कि ये आपसे मटेरियल, ये जो रिसर्च पेपर है या ये वेबसाइट है या ये जो मजमून है या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो PDF फॉर्म में है, वर्ड की फॉर्म में है, वो आपसे रिलेटेड है। यानी उसको पढ़ने से आपको आइडिया हो जाएगा भाई इनकी जो प्रॉब्लम है, इनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो आपसे रिलेटेड है। तो जब आपने आइडेंटिफाई कर लेना है तो उसके बाद आपने उसमें से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो रीड आउट करने के बाद आपको लगेगी रिलेटेड है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लें आप। ठीक हो गया जी। द सेकंड स्टेप इज़ गैदरिंग द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लाइब्रेरी और ऑनलाइन सोर्सेज। लाइब्रेरी, जैसे मैंने बताया था पुराने वक्त में जब ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं थी तो लोग लाइब्रेरी में बुक्स में जाकर रीड आउट करते थे और रेलेवेंट सोर्सेज जो हैं, रेलेवेंट बुक्स जो हैं, रेलेवेंट पेजेस जो हैं उनको मार्क कर लेते थे। थर्ड स्टेप इज़ राइटिंग ऑफ द लिटरेचर रिव्यू। फिर आपने ये सारा लिटरेचर, ये सारा मजमून जो आपने पढ़ा होगा, इनको आपने तरतीब से अपने रिसर्च पेपर में लिख लेना है। तो फर्स्ट स्टेप है जी आइडेंटिफाइंग द रेलेवेंट सोर्स। अब इसकी डिटेल है ग्लोबल बिजनेस इंफॉर्मेशन, पब्लिश आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल जो मरहलावार माहाना के तौर पर या हफ्तावार कुछ मैगजीन्स आते हैं। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, जो डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वर्ल्ड वाइड, जो वाइड कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जिसमें रिसर्चर्स अपने रिसर्च को आकर प्रेजेंट करते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उन कॉन्फ्रेंसेस से जो आपको हासिल हुआ उसकी प्रोसीडिंग बाकायदा शाया की जाती हैं कि भाई फ़लाँ शहर में, फ़लाँ मुल्क में ये कॉन्फ्रेंस हुई, फ़लाँ यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें डिफरेंट रिसर्च पेपर्स ने पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से अपनी रिसर्चेस जो हैं उनको प्रेजेंट किया, उनके क्या रिज़ल्ट्स थे। आप उन रिज़ल्ट्स को जो है वो रीड आउट करते हैं, आपको कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स का पता चलता है। और अवेलेबल ऑन द डाटा बेसिस, वो डाटा बेसिस पर अवेलेबल होते हैं। डिफरेंट डाटा बेसिस हैं, देखिए डाटा बेसिस है ना, ये एलिज़वाई डाटा बेसिस है, आप इस पर क्लिक करें, कई रिसर्च पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे। इस तरह ऑनलाइन लाइब्रेरी, वैले ऑनलाइन लाइब्रेरी, ये अभी क्या है, ये डाटा बेस है। आप इसको ओपन करें, इसमें कई रिसर्च पेपर्स होंगे, कई डाटा बेसिस होंगी, कई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग द बिब्लियोग्राफी, एब्स्ट्रैक्ट एंड फुल टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल। मैंने आपको याद है बताया था कि जब आप सर्च करेंगे तो कुछ रिसर्च पेपर्स की आपको, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये एक रिसर्च पेपर दिखाता हूँ, ये एलिज़वाई की जो वेबसाइट जो डाटाबेस है वहाँ पर ये पड़ा हुआ है। अब इस रिसर्च पेपर को देखें, व्हाट इज़ जॉब सेटिस्फैक्शन, इन्होंने रिसर्च किया व्हाट इज़ जॉब सेटिस्फैक्शन पर। अब एब्स्ट्रैक्ट आपको बताए हुए हैं, डिस्पाइट द कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन द स्टडी, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन, आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज फिनोमिना हैज़ नॉट एडवांस्ड at the pace commensurate with the research efforts. It is argued that major reason for this lack of progress is the implicit conception of causality accepted by most of the psychologists. अब देखें ये उन्होंने अपने रिसर्च पेपर के एब्स्ट्रैक्ट आपको दिए हुए हैं, ठीक है जी। रिमेनिंग हमें इसकी डिटेल का नहीं दिया बताया हुआ। व्यू फुल एक्सट्रैक्ट, जब आप देखेंगे फुल टेक्स्ट हमें डिटेल चाहिए तो कहेंगे जी इतने आप डॉलर्स पे करें, फिर आपको फुल एक्सेस मिलेगी, एक्सेस फिर इंस्टीट्यूशन के थ्रू मिलेगी। अब हमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मिल रहे हैं जी इस रिसर्च पेपर के। सेकंड हम डिस्कस करते हैं जी, ये वाला इसको ओपन करते हैं तो पता चल जाएगा हमें आहिस्ता आहिस्ता कि भाई हमें कौन सा रिसर्च पेपर जो है ना, जैसे जैसे आप ओपन करेंगे आपको आइडिया होता जाएगा भाई कि कौन सा रिसर्च पेपर आपको फुल टेक्स्ट में मिल रहा है, किसके सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मिल रहे हैं और किस रिसर्च पेपर की आपको सिर्फ बिब्लियोग्राफी मिल रही है, सिर्फ रेफरेंसेस मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये रिसर्च पेपर ओपन किए हुए थे, देखें जी अब ये वेबसाइट ओपन हो रही है जी, यहाँ पर अब एब्स्ट्रैक्ट देखें, लिखा तो एब्स्ट्रैक्ट हुआ है लेकिन आप देखें सिर्फ रेफरेंस दिए हुए हैं, सिर्फ रेफरेंस दिए हुए हैं। इसको कहते हैं बिब्लियोग्राफी दी हुई है, सिर्फ नाम दिए हुए हैं, एड्रेस बताया हुआ है कि इस बुक से मिल जाएगा, इस रिसर्च पेपर से मिल जाएगा, इसकी
डिटेल नहीं बताई हुई। एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ जी, जैक्सन सुसन एंड एसोसिएट्स, डाइवर्सिटी इन द वर्क प्लेस, ये रेफरेंस दिए हुए हैं, बिब्लियोग्राफी से कहते हैं। अब कुछ रिसर्च पेपर जो हैं उन्होंने सिर्फ आपको क्या दे दिए, बिब्लियोग्राफी दे दी, कुछ ने एब्स्ट्रैक्ट दे दिए। और फिर याद होगा आपको, मैंने आपको एक रिसर्च पेपर दिखाया था, मतलब इसी तरह सर्च करते हुए बताया था भाई, उसमें देखिए उन्होंने पूरी डिटेल आपको दे दी है। आप चाहें तो उसको कंप्लीट रीड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, जैसे हमने इसको डिस्कस भी किया था, ये देखें पूरे का पूरा रिसर्च पेपर अवेलेबल है, पूरे का पूरा रिसर्च पेपर अवेलेबल है जी आपको, ये देखें, याद होगा आपको, मैंने आपको प्रीवियस भी बताया था। देखें पूरे का पूरा रिसर्च पेपर अवेलेबल है, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड द एंटीसीडेंट। अब देखें इसमें क्या है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट भी गिवन है इस रिसर्च पेपर में, देख रहे हैं पूरी रिसर्च की जो रिपोर्ट है वो बनी हुई है, फिर एंड पर रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं, ये देखें बिब्लियोग्राफी भी, कंक्लूजन, सब कुछ गिवन है। ये देखें रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं, बिब्लियोग्राफी भी बताई हुई है। मतलब ये ऐसा डाटाबेस है जहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल गई है। तो यही देखें ये आपको मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है कि जब आप सर्च करेंगे ना, ग्लोबल बिजनेस इंफॉर्मेशन, पब्लिश आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर एंड periodical, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग आर अवेलेबल ऑन द डाटाबेसेस, कंप्यूटराइज्ड डाटाबेसेस इंक्लूड बिब्लियोग्राफीज, एब्स्ट्रैक्ट एंड फुल टेक्स्ट। 3 किस्म के आपको डाटाबेसेस मिलेंगे, कुछ में सिर्फ बिब्लियोग्राफी गिवन होगी, कुछ में एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ बताए होंगे, कुछ में फुल टेक्स्ट अवेलेबल होंगे। ऑफ द आर्टिकल ऑन द वेरियस बिजनेस टॉपिक्स वो अवेलेबल होंगे। स्टैटिस्टिकल एंड फाइनेंशियल डाटाबेसेस आर आल्सो इजीली एक्सेसिबल। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में मालूमात चाहिए, मतलब आपको किसी भी मुल्क की या किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टैटिस्टिक्स चाहिए कि इनकी सेल्स का ट्रेंड क्या है, पिछले 5 सालों की सेल्स कितनी है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पिछले 5 सालों की कितनी है, कितने % इंक्रीज़ हो रहा है, कितने % डिक्रीज़ हो रहा है जी। तो ये स्टैटिस्टिकल ब्यूरो शाया करते हैं, जैसे अक्सर आप देखते हैं जी स्टैटिस्टिकल ब्यूरो शाया करते हैं जी कि पाकिस्तान की इतने % पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, इतनी पॉवर्टी लाइन से अबव है। बात इसी तरह फाइनेंशियल डाटाबेसेस होते हैं जो फाइनेंशियल डाटा आपको प्रोवाइड करती हैं कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स कितनी हैं, एक्सपोर्ट्स कितनी हैं एंड सो ऑन। तो ये इजीली एक्सेसिबल होती हैं, आप आसानी से यहाँ से डाटा गैदर कर सकते हैं। बेसिकली 3 फॉर्म ऑफ डाटाबेसेस आर यूज व्हेन रिव्यूइंग द लिटरेचर। जब आप लिटरेचर के लिए रिव्यू कर रहे होते हैं ना, तो 3 तरह की डाटाबेसेस होती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बिब्लियोग्राफिक डाटाबेसेस, एब्स्ट्रैक्ट डाटाबेसेस एंड फुल टेक्स्ट डाटाबेसेस। बिब्लियोग्राफिक डाटाबेसेस डिस्प्ले ओनली द बिब्लियोग्राफिक साइटेशन, मतलब साइटेशन मतलब सिर्फ रेफरेंस दिए होते हैं, साइटेशन बताई जाती है कि यहाँ से मिल जाएगा, इसकी बुक से मिल जाएगा डाटा, आपको इसकी वेबसाइट से मिल जाएगा या इसके आर्टिकल से मिल जाएगा, उसका नाम, बुक का नेम, पेज नंबर, ये रेफरेंसेस दिए होते हैं। दैट इज़ द नेम ऑफ द ऑथर, द टाइटल ऑफ द आर्टिकल, सोर्स ऑफ पब्लिकेशन, किस तरह किन के थ्रू वो पब्लिश हुआ, ईयर किस ईयर में पब्लिश हुआ, उसका वॉल्यूम क्या था, पेज नंबर क्या था, सिर्फ इसकी डिटेल बताई जाती है। ना एब्स्ट्रैक्ट होते हैं ना उसके बारे में मुकम्मल डिटेल होती है। जबकि जो एब्स्ट्रैक्ट डाटाबेसेस हैं जहाँ से आपको एब्स्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं रिसर्च पेपर्स के, प्रोवाइड एन एब्स्ट्रैक्ट और समरी ऑफ द आर्टिकल्स, उन आर्टिकल्स की एब्स्ट्रैक्ट या समरी आपको मिल जाती है, वहाँ से भी आप हेल्प ले लेते हैं। फिर कुछ आपको, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको, फुल टेक्स्ट डाटाबेसेस प्रोवाइड द फुल टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल की मुकम्मल तफसील होती है, जिसमें बिब्लियोग्राफी भी है, उसके एब्स्ट्रैक्ट भी हैं, उसकी सारी बॉडी आपको गिवन होती है। क्लियर है जी। इस तरह आपने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन के बाद ऑनलाइन सर्चेज प्रोवाइड अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस बिसाइड सेविंग enormous amount of time. They are comprehensive in their listing and review of references. ऑनलाइन सर्च जो है ये बड़ा बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बचता है और आपको कई तादाद में, कितनी तादाद में, अगर फॉर एग्जांपल आप देखें ये गूगल आपने ओपन किया तो आप देखें ज़रा इस पर 1 2 3 10 और पता नहीं नेक्स्ट कितने पेजेस हैं और हर पेज पे कितने कितने रिसर्च पेपर्स हैं। तो कई लिस्ट्स मिल जाती हैं आपको, कई इंपॉर्टेंट जो है वो आर्टिकल्स मिल जाते हैं, बड़ा टाइम आपका सेव हो जाता है। अगर आपको बुक से पढ़ना पड़े तो बड़ा मुश्किल हो जाए आपके लिए, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। एंड द रिसर्चर कैन फोकस ऑन मटेरियल मोस्ट सेंट्रल टू द रिसर्च एफर्ट। और फिर रिसर्चर के लिए बड़ा आसान हो जाता है, वो सर्च में जाए और वो कीवर्ड लिख दे, पता चल जाएगा भाई इस कीवर्ड से हवाले से कहाँ कहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। जबकि अगर आपको लाइब्रेरी में जाकर रिसर्च करनी पड़े तो बड़ा मुश्किल हो जाए। सेकेंड स्टेप है जी कंडक्टिंग द लिटरेचर रिव्यू में एक्सट्रैक्टिंग द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। फिर आप उनको पढ़ें और उनमें जो रेलेवेंट लाइंस आपको लगती हैं उनको हाईलाइट कर लें। बिब्लियोग्राफी एक्सेसिंग द ऑनलाइन सिस्टम एंड गेटिंग अ प्रिंट आउट ऑफ ऑल पब्लिश वर्क इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम अ बिब्लियोग्राफी इंडेक्स
विल प्रोवाइड अ कम्प्रीहेंसिव बिब्लियोग्राफी। आपको बिब्लियोग्राफी अगर चाहिए तो आप उनसे जो है वो ऑनलाइन जो डाटा है आपके पास अवेलेबल है उसको प्रिंट कर लें, वो सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट्स अगर आपने लेनी, द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द सर्च आर्टिकल्स दैट सीम्स टू बी रेलेवेंट कैन बी ऑब्टेन थ्रू द ऑनलाइन सिस्टम। आप एब्स्ट्रैक्ट भी प्रिंट ले सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट का डाटा भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपसे रिलेटेड है। इस तरह वो रिसर्च पेपर जो फुल टेक्स्ट में अवेलेबल होते हैं, द फुल टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल कैन देन बी प्रिंटेड आउट। आप उनका प्रिंट ले लें। वाइल रीडिंग दिस आर्टिकल डिटेल कैन बी सिस्टमैटिकली नोटेड। जो डिटेल आपको आपसे रिलेटेड लगेगी उसको नोट डाउन कर लें आप। और थर्ड स्टेप है जी, अब आपने उसको क्या करना है, लिखना है। वो जो आपने एक्सट्रैक्ट किया उसको अपने लैंग्वेज में आपने रीफ्रेज करके लिखना है। थर्ड और लास्ट स्टेप है जी, द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रेलेवेंट स्टडी साइटिंग द ऑथर एंड द ईयर ऑफ द स्टडी इज़ कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू। जब आप उसको डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रेलेवेंट स्टडी, वो जो रेलेवेंट स्टडीज़ का डाटा होगा, जब आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, मतलब जब आप उसे अपने रिसर्च पेपर में लिखेंगे तो आपने बाकायदा उसके ऑथर का नेम एंड द ईयर ऑफ स्टडी भी लिखना है कि ये किस ऑथर ने किस साल कहा था। आपको याद है मैंने अपने रिसर्च पेपर में भी आपको दिखाया था। ये उसका मतलब है जी कि नाम भी लिखना है, ग्री एंड ग्रेज इन 2006, या इस तरह से लिख दें एंड पर। ये डाटा हमने लिया किसी के रिसर्च पेपर से, एंड पे क्या लिख दिया, इजाज़ एंड अवान 2011, उसका नाम भी लिख दिया और ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी लिख दिया कि 2011 में इजाज़ एंड अवान ने एक रिसर्च पेपर शाया किया था, उसमें उन्होंने ये बात कही थी जो हमसे रिलेटेड है। तो ये इसका मीनिंग है जी जो भी हम पढ़ रहे थे कि आपने द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द रेलेवेंट स्टडी साइटिंग द ऑथर, उसमें नाम ऑथर का साल लिख देना है, द ईयर ऑफ स्टडी लिख देना है। इट्स कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू और लिटरेचर सर्वे। द लिटरेचर सर्वे इज क्लियर एंड लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द रेलेवेंट रिसर्च वर्क। लिटरेचर सर्वे क्या है, क्लियर एंड लॉजिकल प्रेजेंटेशन, मतलब मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन है, चीज़ों का आपस में रबत बनाना है, लिंक बनाकर, एक मजमून जैसे होता है ना उसमें लिंक होता है चीज़ों का आपस में। तो रेलेवेंट रिसर्च वर्क, जो इससे रिलेटेड रिसर्च वर्क हो चुका है ना, डन थ्रू दस फॉर इन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपके टॉपिक से रिलेटेड जो अब तक स्टडी हो चुकी है, जो रिसर्च हो चुकी हुई है, उसको आपने इस तरह से अरेंज करना है कि वो लॉजिकली प्रेजेंट हो। वो रेलेवेंट रिसर्च वर्क जो डन दस फॉर, जो अब तक हो चुका है इन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो जो एरिया, जिस एरिया में आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड आप रिसर्च कर रहे हैं, उससे रिलेटेड अब तक जो काम हो चुका हुआ है, दस फॉर अब तक जो काम हो चुका हुआ है, उसे आपने क्या करना है, क्लियर एंड लॉजिकली प्रेजेंट करना है। दिस इज कॉल्ड अ लिटरेचर सर्वे। 3 स्टेप्स हो गए जी इसमें। सबसे पहले क्या करना है जी, आपने आइडेंटिफाई करना है रेलेवेंट सोर्सेज को। सेकेंडली आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्टिंग द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। और थर्डली आपने उसे राइट कर देना है, लिख देना है, रीफ्रेज कर देना है। और जिसको आप रीफ्रेज करें, जिसको आप लिखें, उसके ब्रैकेट में उसके ऑथर का नाम, उसका ईयर ऑफ स्टडी भी लिखना है। अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट लिटरेचर सर्वे शुड ब्रिंग टुगेदर, पॉइंट आपने यहाँ पर कहता है ये याद रखें, लिटरेचर सर्वे में क्या किया जाता है, ब्रिंग टुगेदर ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है लिटरेचर सर्वे में इन अ क्लियर एंड लॉजिकल मैनर। बार बार मैं फोकस कर रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं कि आपने दूसरों के रिसर्च पेपर पढ़ा और जहाँ से जो चीज़ें मिली रैंडमली आपने उनको जोड़ दिया, नहीं। क्लियर और लॉजिकल मैनर का मतलब है, मैंने जैसे बार बार बताता हूँ, जैसे आप कोई मजमून लिखते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई चीज़ों का आपस में ताल्लुक हो, एक ख़ास तरतीब से चीज़ें आगे चलें। ये ना हो कि आप 2019 की बात पहले करें, फिर 1999 की बात, 1999 की बात बाद में करें, उसके बाद फिर आप कहें जी 2018 में ऐसा हुआ था, उसके बाद आप कहें जी 1911 में ऐसा हुआ था। तरतीब से चीज़ों को लेकर चलना है। जैसे जैसे एडवांसमेंट आती है चीज़ों की, इनोवेशन होती है ना, तो ये नहीं कि आपने स्टार्ट करना है जी कि पहले आज के मॉडल से स्टार्ट करके फिर प्रीवियस जाएं, फिर वापस आज के मॉडल पर आ जाएं। तरतीब रखनी है, रबत रखना है चीज़ों के दरमियान में, क्लियर एंड लॉजिकल मैनर में चीज़ों को प्रेजेंट करना है। इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग ऑल द स्टडीज़ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो बजाय से कि आप उसको तारीखों के हिसाब से लिखें, आप उसको क्लियर और लॉजिकल मैनर में लिखें, मीनिंगफुल फॉर्म में लिखें। अ गुड लिटरेचर सर्वे आल्सो लीड्स टू अ गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देखें फर्स्ट स्टेप क्या था, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, सेकंड क्या है, प्रीलिमिनरी डाटा गैदरिंग, थर्ड क्या है, प्रॉब्लम डेफिनेशन। ये देखें ज़रा, थर्ड स्टेप है जी प्रॉब्लम डेफिनेशन। अगर आपने लिटरेचर सर्वे अच्छा किया होगा तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट स्टेप भी अच्छा परफॉर्म होगा। अगर आपने लिटरेचर सर्वे ही ठीक नहीं किया तो नेक्स्ट स्टेप जो प्रॉब्लम डेफिनेशन का, ये देखें आपके सामने, फर्स्ट स्टेप था ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया या ऑब्जर्वेशन, सेकंड स्टेप है प्रीलिमिनरी डाटा गैदरिंग जिसमें आपने लिटरेचर सर्वे कर रहे हैं, उसके बाद थर्ड स्टेप है जी प्रॉब्लम डेफिनेशन।
तो भाई अगर आप लिटरेचर सर्वे ठीक नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम को कैसे आप अच्छी तरह डिफाइन कर सकेंगे। तो अच्छा लिटरेचर सर्वे करने का फ़ायदा ये होगा, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है जो प्रॉब्लम डेफिनेशन का, वो जाहिर सी बात है प्योरीफाई हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा, कंसाइज हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जी, इंस्टेड ऑफ अ गुड लिटरेचर सर्वे आल्सो लीड्स टू द गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्लियर है जी। अब लिटरेचर सर्वे के बारे में तो हमने पढ़ लिया, उसके करने का तरीका भी बता दिया, प्रैक्टिकली भी बता दिया, आपको थ्योरी भी पढ़ा दी। अब लिटरेचर के हवाले से लास्ट टॉपिक है जी, गुड लिटरेचर सर्वे दस इंश्योर्स दैट। गुड लिटरेचर सर्वे का क्या फ़ायदा होगा, क्या चीज़ें यकीनी हो जाती हैं अच्छा लिटरेचर सर्वे करने के बाद। इसको आप बेनिफिट्स ऑफ गुड लिटरेचर सर्वे भी कह सकते हैं कि एक अच्छा लिटरेचर सर्वे आपकी एफ़र्ट्स को मीनिंग दे देता है। मतलब आपकी जो वर्किंग है ना, जो आपका काम है, उसको प्योरीफाई कर देता है, उसको मीनिंगफुल बना देता है, उसको लॉजिकल बना देता है। अगर आपने अच्छा लिटरेचर सर्वे किया हो, वाकई ही मेहनत की हो, तो जैसे आप पेपर की तैयारी के लिए बुक्स को रीड आउट करते हैं, नोट्स को रीड आउट करते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं या उसको माइंड में स्केच बनाते हैं, उसकी बुनियाद पर आप फाइनल पेपर को अच्छा अटैम्प्ट करते हैं और आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। इसी तरह फाइनल रिसर्च जो रिज़ल्ट्स हैं उनके लिए आपको लिटरेचर पढ़ना है, आपको दूसरों के रिसर्च पेपर पढ़ने हैं, बुक्स पढ़नी हैं, मैगज़ीन्स पढ़ने हैं, रेलेवेंट डाटा पढ़ना है, ताकि आपको जो फाइनल रिज़ल्ट है ना, रिसर्च का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो बेहतर आ सके। फॉलो करें बात। तो जिस तरह पेपर की तैयारी में आप बुक्स को, नोट्स को जो है वो चॉक आउट करते हैं, उनको रीड आउट करते हैं, इसीलिए रिसर्च में फाइनल रिज़ल्ट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, बुक्स को, ऑनलाइन स्टडीज़ को, ऑनलाइन जो डाटाबेसेस होते हैं उनको स्टडी करते हैं। तो गुड लिटरेचर सर्वे दस इंश्योर्स दैट important variables that are likely to influence a problem situation are not left out। अगर आपने अच्छा लिटरेचर सर्वे किया होगा तो आपकी प्रॉब्लम या आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स होंगे वो सामने आ जाएंगे, नॉट लेफ्ट आउट। वो अनरिवील्ड नहीं रहेंगे, छुपे नहीं रहेंगे, बल्कि सामने आ जाएंगे। तो यही तो देखें रिसर्च का एम है कि आप रिसर्च करें और किसी सिचुएशन से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उनका पता चलाएं कि प्रॉब्लम किन की वजह से है, प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हो रहा है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। हर एंगल, कंप्लीट डायमेंशन से आप स्टडी करें। तो लिटरेचर सर्वे आपको इस काबिल बना देता है कि प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो रिवील हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं, उनको छोड़ा नहीं जाता, उनका पता चल जाता है। सेकेंड है जी, अ क्लियरर आइडिया इमर्ज एज टू व्हाट वेरिएबल वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कंसिडर, व्हाई दे वुड बी कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एंड हाउ दे शुड बी इन्वेस्टिगेटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड या आपके टॉपिक से रिलेटेड कौन सा वेरिएबल, कौन सा फैक्टर, कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम है और वो क्यों अहम है, और वो किस तरह आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे ताकि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। फॉलो करें मेरी बात। ना सिर्फ वेरिएबल्स का पता चलता है बल्कि ये भी पता चल जाता है कौन सा वेरिएबल इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रीवियस रिसर्चेस को पढ़ते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है, जो प्रीवियस लोगों ने रिसर्च की होती है, कि भाई ये वेरिएबल ज़्यादा इफेक्टेड है, ज़्यादा इफेक्ट करता है, ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, इस वजह से करता है। ये वेरिएबल लेस इंपॉर्टेंट है, इसकी इन्वॉल्वमेंट कम है, इसका इम्पैक्ट कम है, किस वजह से कम है। तो आपको अपने वेरिएबल्स के बारे में भी विद इन दी वेरिएबल, एक तो ओवरऑल वेरिएबल्स का पता चल जाता है और सेकंड में क्लियर आइडिया मिल जाता है कि कौन सा वेरिएबल ज़्यादा और कौन सा कम अहम है। इट हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड हाइपोथेसिस फॉर टेस्टिंग। ये क्या है जी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और हाइपोथेसिस? देखें, ये रिसर्च के 4th और 5th स्टेप्स हैं। देखिए, जब आपने अच्छा लिटरेचर किया होगा ना तो आपको उसके पहले हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम डेफिनेशन में आसानी हो जाएगी। फिर देखें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, और अब आया है जी हाइपोथेसिस में। मतलब नेक्स्ट जो स्टेप्स आने वाले हैं ना 4th और 5th, इनके बारे में भी आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, आपका क्वालिटी ऑफ वर्क बेहतर हो जाता है। अच्छा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क अगर लिखा जा सकता है, अच्छा हाइपोथेसिस जनरेट किए जा सकते हैं, मीनिंगफुल हाइपोथेसिस जनरेट किए जा सकते हैं, लॉजिकली जनरेट किए जा सकते हैं।
तो इट हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड हाइपोथेसिस फॉर टेस्टिंग। थर्ड है जी, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैन बी मेड विद द प्रिसीजन एंड क्लैरिटी। अगर आपने अच्छा लिटरेचर सर्वे किया होगा तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो प्रिसाइज और क्लियर की जा सकती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, थर्ड स्टेप है। पहला स्टेप क्या था, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया। सेकंड है जी प्रीलिमिनरी डाटा गैदरिंग, जिसमें आपने इंटरव्यूइंग की और अभी आप लिटरेचर सर्वे पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है दैट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम डेफिनेशन। तो अगर आपने अच्छा लिटरेचर सर्वे किया होगा तो इट इज़ पॉसिबल कि आप प्रिसीजन के साथ और क्लैरिटी के साथ जो है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है जी, नेक्स्ट बेनिफिट है जी टेस्टेबिलिटी एंड रेप्लिकेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स। अगर आपने अच्छा लिटरेचर सर्वे किया होगा तो इट इज़ पॉसिबल कि भाई आप जो रिसर्च साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का के हॉलमार्क्स थे कि टेस्टेबिलिटी होनी चाहिए, रेप्लिकेबिलिटी होनी चाहिए। टेस्टेबिलिटी का मतलब है जो आप फाइंडिंग्स दें, जो आप फैक्टर्स बताएं, जो उनके इम्पैक्ट्स बताएं, वो दोबारा भी वैसा ही रिप्लाई करें, वैसा ही रिस्पॉन्ड करें। अगर वही सिचुएशन दोबारा से अक्कर होती है तो टेस्टेबिलिटी का मतलब है वो दोबारा वही रिजल्ट्स बताएं, वही रिलेशनशिप बताएं, वही इम्पैक्ट्स बताएं जो आपने स्टडी किए होंगे। ऐसा तभी मुमकिन है ना जब आपने अच्छा लिटरेचर किया होगा, आपको पता होगा भाई कि ये वेरिएबल ज़्यादा रेलेवेंट है, ये ज़्यादा जो है वो वर्केबल है, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट है, इसका कम इम्पैक्ट है। तो टेस्टेबिलिटी एंड रेप्लिकेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द करंट रिसर्च आर एनहांस्ड। अगर आपने अच्छे लिटरेचर की बुनियाद पर वेरिएबल को आइडेंटिफाई किया होगा, उनके रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई किया होगा, तो ये आपके लिए मुमकिन है कि आपकी जो रिसर्च है उसमें टेस्टेबिलिटी और रेप्लिकेबिलिटी का जो क्वालिटी है वो जनरेट हो जाएगी। फिफ्थ है जी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं अगर ये कहूँ ना कि भाई आपकी इस रिसर्च का ये थीम है, ये पांचवा पॉइंट जो है रिसर्च का मेन मकसद, ये पांचवा पॉइंट है। लिटरेचर सर्वे का तो चले है ही है ना, लिटरेचर सर्वे का तो ऊपर लिखा भी हुआ है कि गुड लिटरेचर सर्वे दैट एंश्योर्स दैट। भाई आप बिजनेस रिसर्च में या रिसर्च में, रिसर्च का जो वर्ड है, ये जो रिसर्च मेथड आपने सीखना है इस सब्जेक्ट में, उसका मकसद ये पांचवा पॉइंट है। पूरे सब्जेक्ट का क्रक्स है ये। एफर्ट्स आर नॉट वेस्टेड इन रीडिस्कवरिंग समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी नोन। रिसर्च का मकसद ये है कि आप वहाँ से शुरू करें जहाँ तक इन्वेंशन हो चुकी है, लोगों ने काम कर लिया हुआ है, एफर्ट कर ली हुई है। आप टाइम ना वेस्ट करें, नॉट वेस्टेड इन रीडिस्कवर, किसी चीज़ को दोबारा इजाद करना समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी नोन, जो ऑलरेडी इजाद हो चुकी थी, ऑलरेडी लोग उसके बारे में जानते थे। आप उसको दोबारा इजाद करने पे अगर एफर्ट्स लगाते हैं तो योर एफर्ट्स आर कंसिडर्ड वेस्टेड, क्योंकि आपने नया काम तो किया, कोई नहीं वही काम किया जो ऑलरेडी लोगों ने किया हुआ था। रिसर्च करने से आपको ये आइडिया मिलता है कि भाई यहाँ तक लोगों ने रिसर्च कर ली है, ये फैक्टर्स लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिए हैं, हम फर्दर रिसर्च करें ताकि हम कोई नई चीज़ लेकर आ सकें। तो लिटरेचर सर्वे जो है ये इंश्योर करता है इस बात को कि री इन्वेंटिंग द व्हील, किसी चीज़ को दोबारा ईजाद करने के लिए वक्त ज़ाया ना किया जाए। लास्ट पॉइंट है जी, द प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेटेड इज़ परसीव बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी एज रेलेवेंट एंड सिग्निफिकेंट। अगर आपने लिटरेचर सर्वे किया होगा तो फिर आपकी रिसर्च को जो रिसर्चर्स हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी का मतलब क्या है, वो मुआशरा जो साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है, मतलब वो लोग जो रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, जिनके बारे में भी आपने देखा कि आप जब गूगल पर सर्च करते हैं तो कई रिसर्चर, कई लोगों का रिसर्च पेपर देखें, ये नाम सारे लिखे हुए हैं जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने अपने रिसर्च पेपर जो है उन्हें पब्लिश किया हुआ है। तो ये रिसर्च कम्युनिटी है, रिसर्चर्स हैं। अगर आपने अच्छा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क किया होगा तो आपकी रिसर्च जो है वो साइंटिफिक कम्युनिटी का मतलब है जो रिसर्चर्स हैं, इस फील्ड के लोग हैं, वो आपके रिसर्च पेपर को अहमियत देंगे, उस पर रिलाई करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको कंसिडर करेंगे। अदरवाइज़ आपकी रिसर्च कोई पढ़ने को तैयार नहीं होगा अगर वो सिर्फ ज़ाती राय पर मबनी होगी। तो रिसर्च का तो भाई ये थीम है कि आप जहाँ तक लोगों ने काम किया उसको कंसिडर करें, उसको पढ़ें, अपना विजन ब्रॉड करें और उन वेरिएबल्स में की बुनियाद पर आप एडवांसमेंट लेकर आएँ, कोई नई चीज़ मार्केट में लेकर आएँ, कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आएँ, कोई नया आइडिया, कोई नया सोल्यूशन आप लेकर आएँ मार्केट में, नए वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करें। तो द प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेटेड, अगर आपने अच्छा लिटरेचर सर्वे किया होगा तो इसका फ़ायदा ही होगा। द प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेटेड इज़ परसीव्ड बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी एज रेलेवेंट एंड सिग्निफिकेंट।
तो वो आपकी इस रिसर्च को रेलेवेंट भी समझेंगे और अहम भी समझेंगे, अदरवाइज़ वो इसको अहमियत नहीं देंगे। तो इसके साथ ही हमारा ये जो सेकंड स्टेप था रिसर्च का, दैट इज़ ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, प्रिलिमिनरी डाटा गैदरिंग, जिसमें हमने इंटरव्यूइंग के ज़रिए देखा भी हमने कंपनी के बारे में डाटा गैदर करना है, उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के बारे में डाटा गैदर करना है, उसकी मैनेजमेंट परसेप्शंस के बारे में, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स के बारे में, एटीट्यूड के बारे में डाटा कलेक्ट करना है। ये देखें यहाँ से स्टार्ट हुआ था जी टॉपिक, इसका प्रीवियस लेक्चर आपको मिल सकता है। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने 3 लेक्चर समझ ले हो गए आपके। एक तो ये मैंने इनिशियल लेक्चर आपको दिया था, नेचर ऑफ डाटा टू बी कलेक्टेड, उसमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑन स्ट्रक्चरल फैक्टर एंड मैनेजमेंट फिलॉसफी, दैन द परसेप्शन एटीट्यूड एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज, जिसमें बिहेवियरल फैक्टर्स हमने कहा था जिसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। और फिर इसी में था जी लिटरेचर सर्वे के बारे में एक लेक्चर मैंने आपको वैसे बताया, जिसमें प्रॉपर मैंने आपको रीडिंग नहीं करवाई, बस आपको प्रैक्टिकली बताया भाई लिटरेचर इस तरह से किया जाता है, जो चीज़ें लिखी हैं इनका प्रैक्टिकल आपको दिखाया। और आज हमने इस लिटरेचर रिव्यू का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे आपके सामने है, दैट इज़ प्रॉब्लम डेफिनेशन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इंशाल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो रिसर्च प्रोसेस के थर्ड स्टेप प्रॉब्लम डेफिनेशन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हवाले से होगा। यहाँ पर मैं अपना लेक्चर वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमाएँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर।